मौर्य साम्राज्य का पतन होता है 186 या 187 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, गुप्त इतने ताकतवर कैसे हो गए धीरे धीरे करके कि इन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन, अपने शासन के अधीन कर लिया। तो गुप्त लोग संभवतः वैश्य हैं और वैश्य होकर के राजा बन गए, शासक बन गए। तो उच्च जातीय नहीं होने की वजह से इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो कम है। तो समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक हुए ना जो प्रैक्टिकल स्टेट्समैन हुए। सारे 14 विक्रमादित्य शासकों में से ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही सबसे ज्यादा, सारे विक्रमादित्याज में से यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। शूद्रों को किस रूप में दिखाया गया? कृषकों के रूप में दिखाया गया है। लेकिन एक चीज और देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश के एक शासक यशोवर्मन था, मालवा का, मध्य प्रदेश का। उसने महान शक्ति ग्रहण की, उसने अपने आप को ताकतवर बनाया और गुप्त सेना को हराया। मुझे तो चाइनीज मंडेरियन नहीं आती, आप लोग को भी मंडेरियन नहीं आती है। ऐसे ही है, जो मेरे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया वही मैंने आपको बता दिया। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस संभव बैच 2026 के इस श्रृंखला को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका फैकल्टी जावेद हक। और आज के इस सेशन में लेक्चर नंबर 9 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो जुड़ा हुआ है गुप्त साम्राज्य से। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे होंगे गुप्त साम्राज्य का उदय। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय, साम्राज्य का विस्तार, इसके प्रशासनिक व्यवस्था जिसके लिए ये साम्राज्य जाना गया, और फिर अंततः गुप्तों का, गुप्त साम्राज्य का पतन और इसके पतन के कारणों पर भी हमें चर्चा करनी होगी। तो गुप्त साम्राज्य, इसका उदय किस प्रकार से होता है, इसका विस्तार किस हद तक उत्तरी भारत में होता है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, और अंततः गुप्तों का पतन कैसे हुआ, या गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की अगर हम समीक्षा करें तो कौन कौन से कारण हमें नजर आते हैं या समझ में आते हैं। और इसके पहले कि हम इस सेशन को शुरू करें, इस क्लास का जो फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स होगा वो आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। और इस फ्री बैच में अपने आप को एनरोल करिए पहले, और एनरोल जब आप कर लेंगे तो इस बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एनरोल करने के लिए वहां पे क्लिक करिएगा, एनरोल करिए, और पीडीएफ फ्री क्लास नोट्स आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2026 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रहार इंग्लिश बैच, प्रहार हिंदी और टाइटन एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच जो 22,999 के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन हम इसको सिर्फ 9,999 के अगेंस्ट में अवेलेबल करा रहे हैं। और अगर आप 2 साल का कार्यक्रम, 2 ईयर प्रोग्राम 2027 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख रहे हैं, तो आपके लिए संकल्प बैच है, संकल्प इंग्लिश और संकल्प हिंदी बैच, और इसमें जो एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच है वो पिनाकल बैच है, और ये 25,999 के अगेंस्ट में सिर्फ 13,499 पे अवेलेबल है आप सभी बच्चों के लिए। और इधर 3 ईयर कोर्स यूपीएससी 2028 के लिए प्रारंभ, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच है, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए वो 59,999 के अगेंस्ट में सिर्फ 31,999 पे अवेलेबल है। तो आप ये सारे कोर्सेज में जो भी आपके हिसाब से हो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और आज के इस सेशन में देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं साम्राज्यवादी गुप्त शासक। साम्राज्यवादी गुप्त शासक, तो हम ऐसा क्यों लिखा है कि साम्राज्यवादी गुप्त शासक? साम्राज्यवादी गुप्त शासक क्यों लिखा हमने? तो साम्राज्यवादी गुप्त शासक इसलिए लिखा क्योंकि गुप्त लोग जो शासक थे वो हमेशा सदैव अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते थे, साम्राज्य विस्तार किया करते थे, और क्षेत्र विजय का कोई मौका नहीं छोड़ा करते थे। तो क्षेत्र विजय में अत्यधिक रुचि रखने के कारण गुप्त साम्राज्य के शासकों और उन्हें ओवरऑल गुप्त साम्राज्य को हम लोग साम्राज्यवादी गुप्त साम्राज्य, या साम्राज्य बोलने का देखिए मतलब ही होता है, गुप्त साम्राज्य बोलने का मतलब होता है क्षेत्र विस्तार की नीति का पालन किया जाएगा, जहां तक संभव हो सके वहां तक, या जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो सके वहां तक किया जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य का पतन होता है 186 या 187 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो 186 या 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन
और इसके बाद से राजनीतिक विखंडन का दौर प्रारंभ होता है। हिंद यवन, शकास, पार्थियंस, कुशाण्स, शुंगास, कण्वास, सातवाहनास और सुदूर दक्षिण में चेरास, चोलास, पांड्यास, ये तो विखंडित हो जाता है मौर्योत्तर काल में भारत। और फिर बाद में देखिए 275 ईस्वी में एक साम्राज्य की फिर से स्थापना होती है जो कम से कम उत्तरी भारत को एकीकृत कर देगा, एक सूत्र में पिरो देगा, एक इकाई में बांध देगा, और वही है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो दो साम्राज्यों के बीच में मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, गुप्तों से भी काफी बड़ा था, और मौर्य साम्राज्य में तो सिर्फ क्या बचा था, वो सुदूर दक्षिण का छोटा सा हिस्सा चेर, चोल और पांड्य बचे थे। यद्यपि कि गुप्त साम्राज्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में संकेंद्रित था, इसके शासन के अधीन दक्षिणी भारत नहीं था। तो गुप्त साम्राज्य, और इसी के बीच का जो काल होता है ना, उसी को हम संज्ञा दे देते हैं मौर्योत्तर काल की। तो मौर्योत्तर काल दो साम्राज्यों के बीच का 500 वर्षों का काल होता है। गुप्त मौर्य साम्राज्य का पता ना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो करते हैं व्यक्ति, इसके फाउंडर, वो श्रीगुप्त होते हैं, और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच होते हैं। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त साम्राज्य के दो प्रारंभिक शासक होते हैं, यद्यपि कि वो स्वतंत्र शासक नहीं होते हैं। तो फिर स्वतंत्र शासक कौन है? पहला स्वतंत्र शासक गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक होते हैं, जो चंद्रगुप्त, जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं। पहला स्वतंत्र एवं संप्रभु शासक गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त प्रथम हुए, और उनके पहले के जो दो शासक हैं, जो फाउंडर हैं, श्रीगुप्त और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, वो स्वतंत्र या संप्रभु शासक नहीं थे, वो कुषाण राजाओं के अधीन सामंत थे, या फ्यूडल लॉर्ड्स या फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना सेशन गुप्त साम्राज्य से संबंधित। और यहां पे देखिए कि गुप्त साम्राज्य के नाक के नीचे, मतलब ठीक नीचे, यहां पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जिस राजवंश का शासन होता है, ये वाकाटक, ये वाकाटक राजवंश है। तो वाकाटक राजवंश, और उनके बाद थोड़ा सा नीचे कदंब राजवंश है, कदंब। और इस तरफ देखिए पल्लवास लिखा हुआ है, कलिंगास। तो ये वाला जो हिस्सा ना, देखिए यहां पे ये मेन, ये उत्तरी भारत को कवर कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत को ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है मुख्य रूप से। ये हिस्सा मुख्य रूप से कवर कर रहा है। गुप्त साम्राज्य जिसको हम कह रहे हैं उत्तरी भारत पे संकेंद्रित है। तो गुप्त साम्राज्य के जो प्रारंभिक शासक थे, प्रारंभिक शासक वो हैं श्रीगुप्त एवं घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त एवं घटोत्कच है, और ये लोग स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन नहीं करते हैं। स्वतंत्र शासक नहीं, परंतु कुषाणों के अधीन, कुषाणों के अधीन सामंत हुआ करते थे, उन्हीं के अधीन सामंत हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज ऑफ द कुषाण्स। तो टू early Gupta rulers, including the founder Shri Gupta and his successor Ghatotkaч, they were not acting as the independent or independent rulers or sovereign rulers. Rather they were feudatories of the Kushans. ये कुषाणों के अधीन रहा करते थे। ये प्रारंभिक शासक, दोनों के दोनों लोग गुप्तों के प्रारंभिक शासक हैं। श्रीगुप्त संस्थापक हैं, और उनके बाद घटोत्कच। और चूंकि ये कुषाणों के अधीन शासन करते थे, और जब कुषाण कमजोर पड़ने लगे, तो जब कुषाण कमजोर पड़े,
तो इन्होंने धीरे धीरे कर अपना शासन, कुषाणों के खंडहर पे अपना शासन स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, परंतु पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं। और जो पहला स्वतंत्र शासक है, फर्स्ट स्वतंत्र इंडिपेंडेंट शासक, वो चंद्रगुप्त प्रथम है, जो 319 से 335 ईस्वी के मध्य शासन करते हैं। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त इतने ताकतवर कैसे हो गए धीरे धीरे करके कि इन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन, अपने शासन के अधीन कर लिया। और इनका केंद्र मूल रूप से प्रयागराज, ईस्टर्न यूपी का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज इनका मुख्य केंद्र, जहां से ये उभरते हैं। तो देखिए, अब गुप्तों को बहुत सारे मटेरियल एडवांटेजेस हैं, गुप्तास के पास बहुत सारे भौतिक लाभ हैं, मटेरियल एडवांटेजेस हैं। वो क्या क्या है देखिएगा जरा, कैसे ये इनका उदय हुआ, इनको क्यों, कौन कौन से भौतिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो पहला मटेरियल एडवांटेज ये है कि गुप्त लोग जिस क्षेत्र में उभर रहे हैं वो अत्यधिक उपजाऊ भूमि, तो वो मध्य गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि। और अगर उपजाऊ भूमि है तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, खेतीबाड़ी ज्यादा होगा, कृषि अधिशेष रहा, कृषि अधिशेष से राजा के पास टैक्स अधिक आएगा, तो टैक्स अधिक आएगी तो भाई सेना मजबूत होगी, सेना मजबूत होगी तो राजा क्षेत्र जीतने का और अधिक से अधिक प्रयास करेगा। तो पहला मटेरियल एडवांटेज तो यह है कि यह मध्य गंगा घाटी के उपजाऊ भूमि पर है। दूसरा ये कि मध्य गंगा घाटी जो यूपी और बिहार का क्षेत्र है, यहां वर्षा की प्रचुरता है, मतलब एबंडेंस ऑफ रेनफॉल, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा का क्षेत्र है। इसके अलावा एक और ज्यादा एडवांटेज कि लोहे का और बढ़ता हुआ प्रयोग, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है ना, वो ये अपने क्षेत्र से ना केवल झारखंड बल्कि छत्तीसगढ़ के कोयला प्लस लोहा, कोयला और लोहे के खदान, आयरन माइंस ऑफ कोल एंड आयरन माइंस एंड कोल माइंस, क्या ना, आयरन एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो लोहा भी इनके पास प्रचुर है, और लोहे को गला करके आकार देने का, हथियार बनाने का कोयला भी इनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी सैन्य शक्ति काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, इनके पास संसाधन काफी है। ठीक है, लोहे का बढ़ता हुआ प्रयोग। इसके अतिरिक्त जो मौर्योत्तर काल में समृद्ध अर्थव्यवस्था भी मिली, समृद्ध अर्थव्यवस्था, व बड़ी संख्या में सिक्कों का प्रचलन भी चल रहा था। तो जब बड़ी संख्या में सिक्कों का प्रचलन चलेगा तो व्यापार और वाणिज्य करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो व्यापार और वाणिज्य करना आसान है, तो सिक्कों का प्रयोग, प्रचलन, और राजा को भी, देखिए व्यापारियों को भी इससे सुविधा है और प्लस राजाओं को भी सुविधा है,
दोनों लोगों को सुविधा है भाई सिक्कों के प्रचलन से। व्यापारियों को यह सुविधा है कि आराम से लेन देन हो जाएगा सिक्कों में, राजा को यह सुविधा है कि सिक्कों में टैक्स आएगा, तो वो अपने ऑफिसर्स को, अपने सैनिकों को, अधिकारियों को आराम से पेमेंट जो करेगा, सैलरी पेमेंट करेगा, वो कैश में कर देगा, तो झंझट नहीं है ज्यादा कुछ। ये भी है। इसके अलावा मौर्यों को बहुत सारी चीजें इन्होंने कुषाणों से सीखा था, उससे भी इन्हें ताकत मिल रही थी। जैसे कुषाणों से इन्होंने सीखा था कुशल घुड़सवारी, क्योंकि कुषाण तो स्टेपीज घास के मैदानों के थे और घुड़सवारी में कुशल थे, तो गुप्ताज ने उनसे कुशल घुड़सवारी सीखा। लंबा कोट, बूट, हेलमेट, ठीक है, ये सब चीजें जो युद्ध में ज्यादा काम आती थी वो सब इनको पता था। तो ऐसे बहुत सारे कारण हमारे पास हैं जो हम देख रहे हैं। भौतिक लाभ जो गुप्तों को मिल रहे हैं वो सबको तो नहीं उपलब्ध है, तो इनका जो मटेरियल एडवांटेजेस हैं वो इनको ताकत दे रहे हैं, और ये बहुत जल्दी ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, कुषाणों को एलिमिनेट भी कर देंगे ये धीरे धीरे करके। जो बचे खुचे कुषाण थे उनको ये निपटा देंगे। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच और प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इनको ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इतना सारा भौतिक लाभ, इतना सारे मटेरियल एडवांटेजेस मिलते ही एक जहां से ये उभरेंगे तो वो शीघ्र ही पूरे उत्तरी भारत को जीत करके एक सूत्र में बांध देंगे और उत्तरी भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण प्रारंभ हो जाएगा। राजनीतिक एकीकरण होगा, भौगोलिक राजनीतिक, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब पहला तो स्वतंत्र शासक है वो है चंद्रगुप्त, जैसे मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से 335 के लगभग में शासन करते हैं। अब एक चीज यहां पे और देखिए कि जो गुप्त शासक हैं, जो पहले स्वतंत्र गुप्त शासक हैं, वो चंद्रगुप्त प्रथम है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में या उनके पहले जो संस्थापक हैं उनके विषय में बताया गया कि वो संभवतः, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस कंक्लूजन, दैट गुप्तास वर प्रोबेबली द वैश्यास, वैश्य। तो गुप्त लोग संभवतः, इस बात की संभावना अधिक है, हालांकि 100% ये एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक, तो गुप्त लोग संभवतः वैश्य हैं और वैश्य होकर के राजा बन गए, शासक बन गए। तो अब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से राजकाज चलाने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियास के पास है और ये वैश्य हैं। तो अब समाज में इनकी स्थिति तीसरे नंबर पे है और हैं ये राजा, और क्षत्रिय ये है नहीं, ब्राह्मण ये है नहीं, तो उच्च जातीय नहीं होने की वजह से इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तो कम है। तो अब चंद्रगुप्त प्रथम शासक तो बन गए, स्वतंत्र भी हो गए, लेकिन भाई अभी भी सोशल प्रेस्टीज नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। तो ये संभवतः वैश्य हैं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब ये क्या करेंगे के लिए इन्होंने क्षत्रिय फैमिली में, क्षत्रिय कुल में विवाह किया। अब चूंकि ये वैश्य हैं और क्षत्रिय कुल में विवाह करना, इससे इनकी सामाजिक हैसियत, सामाजिक परिस्थिति बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या किया कि बिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तो लिच्छवी होते, तो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो क्षत्रिय थी, तो वैशाली के लिच्छवी वास्तव में क्षत्रिय हुआ करते थे, तो इन्होंने क्षत्रिय कुल में अपना विवाह किया, और खुद वैश्य हैं संभवतः। और इससे क्या हुआ कि गुप्तों की सामाजिक सोशल स्टेटस परिस्थिति बढ़ गई कि भाई हमारा विवाह तो क्षत्रिय परिवार में हुआ है, भले ही हम वैश्य हैं लेकिन हमारा विवाह क्षत्रिय परिवार में हुआ है। तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी धाक है ये, आज ना भले ही ज्यादा लगे। तो एक तो ये, अब यहां पे एक चीज बड़ी मजेदार है, इसको समझिएगा कि गुप्त शासकों ने समय समय पर वैवाहिक संबंधों को ट्रम्प कार्ड के तौर पे, ट्रम्प कार्ड मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का कार्ड नहीं, ट्रम्प कार्ड मतलब होता है तुरूप का इक्का, सही समय पे एकदम सही चाल चलना। ट्रम्प ने भी देखा सही समय पे सही चाल चल दिया। सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को टांग लिया, उठा लिया अमेरिकन ने। कितने सैन्य रूप से कितने ताकतवर है अमेरिकन। तो ट्रम्प कार्ड का मतलब यही समझ लीजिए कि सही मौके पे सही चाल, ट्रम्प कार्ड। इसका डोनाल्ड ट्रम्प से नहीं कुछ लेना देना है, लेकिन वो भी वैसी नीति पे चल रहा है। तो जो वैवाहिक संबंध है ना, वो गुप्तों के लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पे है, ट्रम्प कार्ड ऑफ द गुप्तास। अब वो पूछिए कि कैसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। कैसे, इस पे सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में कि कहां कहां हमें क्या क्या उदाहरण मिलते हैं, कैसे हम ये सिद्ध करें कि गुप्तों ने वैवाहिक संबंधों का आप इस्तेमाल अपने एकदम खास खास मौकों पे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया था। तो अब देखिए, जैसे एक हमें उदाहरण मिल रहा है जो अभी हमने लिखा, गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से विवाह किया इन्होंने, जो वैशाली की क्षत्रिय लिच्छवी थी। इनसे इनकी सामाजिक स्थिति बढ़ी, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, 319 से 335 ईस्वी मध्य शासन। इसके बाद जो अगले शासक होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, वो समुद्रगुप्त होते हैं। समुद्रगुप्त लंबे समय तक शासन कर रहे हैं, 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक। और समुद्रगुप्त को भी अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ा करके बताना पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि अब ये जो हैं, इन्होंने अपने अभिलेख में एक, इनके विषय में ना, इनके एक कवि थे और युद्ध और शांति के मंत्री संधि विग्राही का उन्होंने, उनका नाम था हरिसेन, इन्हीं के दरबार, इन्हीं के मंत्री थे हरिसेन, और कवि भी थे। तो हरिसेन ने सम्राट अशोक के प्रयाग इलाहाबाद वाले स्टोन पिलर पे, कॉलम पे कुछ अपने राजा के विषय में खुदवाया, अच्छी अच्छी बातें लिखवाई। तो हमें ऐसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि ये लिच्छवी दौहित्र हैं, लिच्छवी दौहित्र। तो समुद्रगुप्त ने अपने आप को बोला कि वो लिच्छवी दौहित्र मतलब पुत्र होता है, लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवियों के पुत्र, लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवियों के पुत्र। तो यहां पे एक सवाल उठता है ना कि समुद्रगुप्त जो इतने ताकतवर शासक थे गुप्ताज में, इन्होंने अपने आप को यह क्यों कहा कि वो लिच्छवियों के बेटे हैं? ये भी तो कह सकते थे कि ये गुप्तों के बेटे हैं, जबकि वास्तव में तो ये भाई चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं।
और पितृ सत्तात्मक समाज है, तो समाज पितृ सत्तात्मक है, तो समुद्रगुप्त अपने आप को गुप्तों का बेटा कहना चाहिए था, लेकिन ये गुप्तों का बेटा नहीं कह रहे, तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो चल रहा है ना, कह रहे रहने दो यार, गुप्तों से नहीं जोड़ते हैं, गुप्त हम लोग तो वैश्य हैं, तो हम ऐसा करते हैं माँ से जोड़ते हैं, माँ की तरफ से बोलते हैं अपने आप को। तो ये कह रहे हैं कि हम लिच्छवी दोहित्र या लिच्छवियों के पुत्र हैं, तो ये बता रहे कि मैं कुमार देवी का पुत्र हूं। ये इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, ये इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि वो गुप्तास चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त के पुत्र हैं। तो गुप्त बताने में वो झिझक रहे हैं, शायद ऐसा कुछ लग रहा है ना, यहां पे लग रहा है। और तीसरा वैवाहिक संबंध एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगले गुप्त शासक जो होते हैं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, सूर्य के समान बलशाली पराक्रमी जिनको बोलते हैं विक्रमादित्य, तो इनकी पुत्री है, तो इन्होंने अपनी पुत्री, उनका नाम है प्रभावती गुप्त, तो प्रभावती गुप्त का विवाह किया भाई। प्रभावती गुप्त का विवाह, वो महाराष्ट्र के थे ना वाकाटक, तो वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण वाकाटक राजवंश के राजकुमार से किया, राजकुमार रुद्रसेन, रुद्रसेन से किया। तो अब देखिए, खुद तो है वैश्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बेटी भी वैश्य हुई प्रभावती गुप्ता, और प्रभावती गुप्ता का विवाह महाराष्ट्र पे जो शासन करते थे वाकाटक लोग, तो वाकाटक वंश के राजकुमार से इन्होंने किया, ठीक है ना। और इससे ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। तो यहां पे फिर से इससे गुप्तों की सामाजिक परिस्थिति बढ़ी कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले समुद्रगुप्त के पहले चंद्रगुप्त प्रथम, तो इनके दादा हुए चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना खुद का विवाह क्षत्रिय परिवार में किया। समुद्रगुप्त ये कह रहे हैं कि मैं लिच्छवियों का बेटा हूं, और स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपना विवाह भी किया था, उनको भी बता रहे, और अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक से कर दिया, ब्राह्मण। और इन्होंने क्या किया कि एक कबीला था नाग जनजाति थे, और नाग कबीला का प्रतिरोध नहीं तोड़ पा रहे थे लोग, बड़ी बड़ी कोशिश किया था कि नाग जनजाति को क्रश कर दें, ये लोग खत्म कर दें, लेकिन समुद्रगुप्त जैसे ताकतवर शासक भी नाग कबीले के प्रतिरोध को नहीं तोड़ पाए थे, इतने ताकतवर थे नागाज। तो इन्होंने सोचा क्या किया जाए, नागों के कबीले के प्रतिरोध को कैसे तोड़ा जाए, तो इन्होंने प्रतिरोध तोड़ने के लिए नाग कबीले को अपना ससुराल बना लिया, और नाग कबीले की एक कन्या कुबेर नागा से विवाह कर लिया। और जब कुबेर नागा से विवाह कर लिया, तो भाई ये अब नाग कबीले के जीजा जी हो गए, और जब जीजा जी हो गए, तो भाई आप जानते हैं कि भारतीय समाज में जीजा जी लोगों का, फूफा जी लोगों का कितना ज्यादा सम्मान होता है। तो ये नाग कबीले के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए नाग कन्या कुबेर नाग से विवाह कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है ना, तोड़ने के लिए कुबेर नागा से विवाह, और पता चला कि पूरा नाग कबीला इनका ससुराल हो गया। तो भाई जब ये दामाद हो गए नागों के, तो अब प्रतिरोध थोड़ी ना करेंगे, अब तो प्रतिरोध को खत्म कर दिया। तो वैवाहिक संबंधों की स्थापना या वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल गुप्त साम्राज्य के शासक बड़े जबरदस्त तरीके से करते थे। इसीलिए बोला जाता है कि मैरिटल अलायंसेस थे गुप्तास के, वो गुप्तास के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह चले। ट्रम्प कार्ड, ये बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इससे ये भी लग रहा है कि हो ना हो गुप्त शासक लोग ना वैश्य लग रहे हैं, इसकी संभावना काफी ज्यादा लग रही है, ऐसे ये इन सबको एनालाइज करने पर, विश्लेषण करने पे, ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, आप ये जानते हैं कि ये 319 ईस्वी में सिंहासन पे बैठते हैं, और उसी साल 319 ईस्वी में इनका सिंहासन आरोहण होता है। तो वो उसको यादगार बनाते हैं
और यादगार बनाने के लिए 319 ईस्वी में ये एक कैलेंडर जारी करते हैं, संवत, और उसी संवत को कहा गया है गुप्त वल्लभी संवत। गुप्त वल्लभी संवत कहा गया। बाकी इनके बारे में कौन ज्यादा जानकारी नहीं मिलती हमें। अब आते हैं दूसरे शासक पे, समुद्रगुप्त। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को क्या बताया, लिच्छवियों का बेटा बताया है, लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र या लिच्छवियों का बेटा, ठीक है। और इन्हीं के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। अब हरिसेन इनके दरबारी कवि भी हैं, और दरबारी कवि होने के साथ ही साथ वो इनके युद्ध एवं शांति के मंत्री भी हैं हरिसेन। और उस युद्ध एवं शांति के मंत्री को कहा जाता था संधि विग्राहिका, संधि विग्राहिका करके बोला गया। तो ये संधि विग्राहिका इनके, और उन्होंने ही हरिसेन जो बड़े शानदार कवि थे, संस्कृत भाषा के लाजवाब कवि, बड़ी जबरदस्त पकड़। तो उन्होंने सम्राट अशोक का एक खंभा था पहले से, सम्राट अशोक तो इनके बहुत पहले हुए, 700 साल पहले हुए। तो सम्राट अशोक ने एक खंभा लगाया था, पत्थर का खंभा प्रयागराज में लगवाया था, इलाहाबाद में। उसी खंभे पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिका हरिसेन ने, जो संस्कृत के कवि भी थे और विद्वान, उन्होंने सम्राट अशोक वाले खंभे पर ही 33 पंक्तियों में अपने सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में जबरदस्त तारीफ किया, खूब खूब तारीफ किया है। और उसी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति से ही हमें खास तौर पे समुद्रगुप्त के विषय में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो समुद्रगुप्त के इतिहास का रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो है इन्हीं के संधि विग्राहिका और संस्कृत के कवि इनके दरबार के हरिसेन, जिनका प्रयाग प्रशस्ति बड़ा महत्वपूर्ण रहा, ठीक है ना। और उसी प्रयाग प्रशस्ति में इनके विषय में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। हालांकि प्रारंभिक जीवन के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, सैन्य विजयों के विषय में ताबड़तोड़ जानकारी दे रहे होते हैं। कौन? हरिसेन। कहां? प्रयाग प्रशस्ति में। और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में पता चलता है कि हरिसेन ने काफी सारी विजय की थी, और उन्होंने गंगा यमुना दोआब के राजाओं को खत्म किया, एलिमिनेट, जो बचे कुचे थे मार वार काट वाट सब हटाओ, जीत जात के हटाओ, खत्म किया। पूर्वी हिमालय के शासकों को पराजित किया। विंध्या क्षेत्र के जनजातीय छोटे छोटे राज्यों को हटाया। ये साउथ तक चले गए, दक्षिण तक चले गए, और दक्षिण में पल्लव लोग शासन करते थे, उभर रहे थे। इन्होंने पल्लवों को भी हराया, और शक एवं कुषाण जो बचे कुचे थे, समुद्रगुप्त ने उनको भी पटकनी दी, उनको भी हराया। एक के बाद एक लगातार जीत रहे हैं समुद्रगुप्त। और इनके सैन्य विजयों के विषय में जानकारी इन्हीं के दरबारी और युद्ध एवं शांति के मंत्री संधि विग्राहिका हरिसेन और जो सम्राट अशोक के पत्थर के खंभे पे जो लेख लिखवाया प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो उसी में बता रहे कि इन्होंने गंगा यमुना के राजकुमारों को, राजाओं को हरा दिया, पूर्वी हिमालय के शासकों को एलिमिनेट किया, विंध्य क्षेत्र के जनजातीय राज्यों को एलिमिनेट कर दिया, कांची के पल्लव तक सोचिए, वहां तक इनकी सेना गई और तमिलनाडु तक चले गए, और वहां से हरा के चले आए, पल्लवों को टैक्स वैक्स लेकर के चले आए, और शक और कुषाणों को भी पराजित किया। तो समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक हुए ना जो प्रैक्टिकल स्टेट्समैन हुए। प्रैक्टिकल स्टेट्समैन अर्थात व्यवहारिक, समझदारी से काम ले रहे हैं, बुद्धि से, दिल से काम नहीं ले रहे, दिमाग से। व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ। कैसे व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ हुए ये? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने समझा पहले इस बात को कि इनकी सैन्य ताकत कितनी, और इनके अधिकारियों की संख्या, इनका प्रशासन कितना है, और कितना क्षेत्र जीत लिया जाए
कि वो प्रभावी तरीके से संभाल ले जाएं, इतना भी ना जीत ले कि संभाल ही ना पाए। तो इन्होंने सोचा कि मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीयकरण था और नौकरशाही व्यवस्था थी, वो तो बहुत तगड़ी थी। तो उतना बढ़िया प्रशासन जितना कि मौर्यों का था, उतना बढ़िया प्रशासन तो हमें गुप्तों का नहीं लग रहा है। हम गुप्तों का, ऐसा समुद्रगुप्त सोच रहे हैं, मैं बस बता रहा हूं ऐसा वो सोच रहे हैं कि मौर्यों का प्रशासन तो बड़ा बेहतरीन था। गुप्त प्रशासन ना उतना बेहतरीन है, ना उतना मजबूत, ना उतना केंद्रीयकृत, और ना ही गुप्तों की सेना उतनी ताकतवर है जितनी कि मौर्यों की सेना थी। मौर्यों ने तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पे शासन किया था और गुप्त उत्तरी भारत पे भी अभी पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाए थे। तो इन्होंने सोचा कि क्या ठीक रहेगा, उत्तरी भारत को जीतना या दक्षिण भारत को जीतना, और कितना जीता जाए और किसको अपने राज्य में मिला के और किसको छोड़ दिया जाए। तो इन्होंने समझा सब कुछ, और उत्तर भारत के लिए नीति अलग बनाई और दक्षिण भारत की के लिए पृथक नीति। और ये इस चीज को समझ रहे हैं कि इनकी नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था और सेना उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मौर्यों की थी। ठीक है, सेना, प्रशासन और अधिकारी तंत्र उतना सक्षम नहीं जितना कि मौर्यों का था। जितना कि मौर्यों का था, ये बात इन्हें समझ में आई। तो जब ये बात समझ में आ गई, तब इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि उत्तर भारत की नीति अलग अपनाते हैं। तो उत्तर भारत की नीति क्या है? उत्तर भारत की ये नीति कि क्षेत्र विजय कर साम्राज्य में मिला लेना, क्षेत्र विजय कर साम्राज्य में मिला लेना। क्यों? आसान है ना, कि क्योंकि उत्तरी भारत पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता था। उत्तरी भारत पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता था, लेकिन ये इस बात को भी समझ रहे हैं कि दक्षिण भारत पर ये उस प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाएंगे जिस प्रकार से कि कभी मौर्य लोग नियंत्रण कर किए थे दक्षिण भारत, कर्नाटका तक। ये समझ रहे थे इस चीज को। तो इन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत की अलग नीति कि क्षेत्र विजय परंतु साम्राज्य में न मिलाकर। तो न मिलाए तो फिर क्या करें भाई? तो दक्षिण के राज्यों से टैक्स, पैसा वसूला जाए, करों की वसूली की जाए, और उन्हें क्या बना दिया जाए? अधीनस्थ राज्य, वैसल स्टेट्स, अधीनस्थ राज्य बना दिया जाए। तो उत्तर भारत में क्या करना है
कि जीतना है और जीतकर साम्राज्य में अपने मिला के खत्म कर देना है। दक्षिण भारत को जीतना है लेकिन मिलाना नहीं है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि एक समस्या है कि ये उतने सक्षम नहीं है जितने कि मौर्यों के सम्राट सक्षम हुआ करते थे, क्योंकि मौर्यों की सेना भी बहुत विशाल थी, 6 लाख से भी ज्यादा की सेना थी। प्रशासन भी बड़ा गठित था, सुगठित था, और अधिकारी तंत्र तो बहुत ही ज्यादा थे। तो मौर्य ही थे जो बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक शासन कर पाए थे। गुप्तों के बस की बात नहीं थी। ये बात बड़े आसानी से समझ रहे थे समुद्रगुप्त, और इसीलिए उन्होंने उत्तर भारत के प्रति अपनी नीति अलग रखी और दक्षिण भारत के प्रति अपनी नीति अलग प्रकार से विकसित की थी। ठीक है, तो समझदारी होती है, इसी बात में समझदारी है। जैसे देखिए ना, अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़ सकते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे करके 4-5 घंटे पढ़ते रहिए। ऐसा मत करिए कि एक ही दिन 15 घंटे पढ़ गए और उलट गए, फिर अगले 10 दिन तक 8 दिन तक बुखार आ गया, बीमार पड़े हुए हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। अपनी क्षमता समझिए और अपनी क्षमता समझ करके आगे बढ़िए। तो समुद्रगुप्त की तरह उन्होंने अपनी क्षमता को समझा कि कहां तक वो पढ़ पाएंगे, मतलब कहां तक साम्राज्य विस्तार कर पाएंगे। तो उन्होंने उत्तरी भारत तक ही साम्राज्य विस्तार किया। दक्षिण भारत से तो बस पैसा निकाला उन्होंने, टैक्स वहां से कर की वसूली की, पैसा निकाला। उनको वैसल वैसल स्टेट्स के तौर पे ट्रीट किया था। तो समझदार शासक, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि वहीं तक फैलो जहां तक संभाल सकते हो। अर्थात जैसे रबर बैंड लीजिए, रबर, और रबर को खींचिए, रबर को खींचिए, तो कहां तक खींच पाएंगे? जहां तक रबर में खिंचाव होगा, इलास्टिक पॉइंट होगा, इलास्टिसिटी होती है ना, रबर में इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होती है, और प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी है, और जैसे इसमें भी इलास्टिसिटी है, हल्की सी इलास्टिसिटी है। तो वहीं तक ले जा रहा हूं ना जहां तक ये टूटे ना। और अगर मैं इलास्टिक पॉइंट के बियॉन्ड गया तो चट से टूट जाएगा। तो उतना ही जोर दो भाई जितना में ये टूटे ना, वरना क्लास हमारी कैसे होगी। ठीक है, और ये भी समझ रहे हैं कि उतना ही फैलो जितना कि प्रभावी तौर पे समेट पाओ। इतना मत फैल जाओ कि एकदम ही फैल जाए सारा मामला, सारा साम्राज्य ही फैल जाए, पूरा बेकार हो जाए। तो ये व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ शासक थे। और जिसने जिसने मौर्यों के बाद जिसने जिसने ये गलती की दक्षिण भारत तक फैलने की, वो मुंह की खाया। चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हो, उसने भी पूरा साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैला लिया, दिल्ली सल्तनत के पतन में बड़ी भूमिका निभा दी। औरंगजेब मुगलों में हो, उसने भी दक्षिण भारत तक फैला दिया अपना पूरा साम्राज्य और कोलैप्स कर गया। तो औकात से बाहर ना मोहम्मद बिन तुगलक को जाना था और ना ही औरंगजेब को जाना था, लेकिन वो दोनों चले गए। अलाउद्दीन खिलजी एक समझदार शासक था दिल्ली सल्तनत का, अच्छा नहीं था, मैंने कहा समझदार था। और वो दक्षिण भारत में नहीं फैला, वो सिर्फ दक्षिण भारत में उसने अपनी सेना भेजी थी, अपना कमांडर भेजा था मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर मलिक काफूर जब दक्षिण भारत गया तो उसने वहां दक्षिण भारत के शासकों को पराजित किया और खूब पैसा लूट लूट के लाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों का प्रयोग टैक्स वसूली, पैसा उगाही के लिए किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी समझदार था, अच्छा नहीं था, समझदार जरूर था। उसने उतना ही फैलाया अपने साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को, जितना पे वो पूरी तरह से होल्ड कर सकता था, कमांड कर सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक पूरा दक्षिण भारत को फैला गया, वहां तक चला गया, वो खत्म। औरंगजेब दक्षिण भारत तक फैला, वो खत्म, क्योंकि संभाल ही नहीं पाओगे। तभी संभलेगा दक्षिण भारत तक जब तक कि ये सब नहीं होगा। ये सक्षम होना चाहिए, मौर्यों जितना होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। और समुद्रगुप्त इस बात को समझ रहे थे, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़े ज्यादा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त पे सवाल बनेगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। लेकिन समुद्रगुप्त के दरबारी और युद्ध एवं शांति के मंत्री संधि विग्राहिका हरिसेन, ठीक है,
और ये सम्राट अशोक का स्तंभ। तो समुद्रगुप्त के दरबार के कवि व युद्ध एवं शांति के मंत्री, संधि विग्राहिक हरिसेन ने सम्राट अशोक के ही प्रस्तर स्तंभ पर, प्रयागराज वाले पर, समुद्रगुप्त के विषय में प्रशस्ति का मतलब होता है बहुत ज्यादा तारीफ करना, जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर फेंकना। अशोक के ही प्रस्तर स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदवाई या उत्कीर्ण करवाई। वो भी कितने पंक्तियों में? 33 पंक्तियों। और इन्होंने जिस लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया वो ब्राह्मी लिपि है, लिखावट ब्राह्मी लिपि है। और भाषा बहुत खूबसूरत चंपू शैली है। चंपू मतलब बहुत लाक्षणिक, बहुत डेकोरेटिव, चंपू शैली वाली संस्कृत भाषा। क्योंकि गुप्त साम्राज्य की दरबारी भाषा संस्कृत थी, ध्यान दीजिएगा, गुप्त साम्राज्य की दरबारी भाषा संस्कृत थी। और गुप्त साम्राज्य से पहले सम्राट अशोक वगैरह की दरबारी भाषा प्राकृत थी, अनरिफाइंड, अशुद्ध भाषा, प्राकृत। और गुप्तों ने संस्कृत भाषा को अपना दरबारी भाषा स्वीकार किया था। तो ये देखिए संस्कृत में है, वो भी चंपू शैली, बड़ा डेकोरेटिव संस्कृत है। और इसी में देखिए समुद्रगुप्त के जीवन, उनका करियर, उनकी उपलब्धियों, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट्स, व्यक्तिगत उपलब्धियों की भी हमें जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं पेपर सेटर हूं और मैं पेपर सेट कर रहा हूं गुप्त से, तो मैं गुप्तों पे दो जगह पेपर सेट में क्वेश्चन बनाना चाहूंगा। एक तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा और गुप्तास का दूसरा जो ट्रम्प कार्ड है वैवाहिक संबंध, वहां से क्वेश्चन बनाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। या फिर गुप्तों के सिक्के जो इन्होंने व्यापार और वाणिज्य को सुगम्य बनाने के लिए चलाया था, उस पर सवाल बनाऊंगा। यही 3-4, ज्यादा नहीं बनता है, 3-4 जगहों से ही क्वेश्चन बन रहा है। और एक है फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद आ जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त साम्राज्य का चरम उत्कर्ष है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष। और उन्होंने जहां जैसी जरूरत हुई, तो जैसे वैवाहिक संबंधों की भी स्थापना की, अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजवंश के राजकुमार रुद्रसेन से कराया। और नाग कबीले का प्रतिरोध तोड़ना था, तो अपना ही विवाह नाग कबीले में कर लिया, कुबेर नाग से कर लिया था। तो उन्होंने स्वयं कुबेर नागा से विवाह किया और उनकी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह ब्राह्मण वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से हुआ था। और देखिए हुआ भी क्या कि जब प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ, कुछ ही समय बाद प्रभावती गुप्ता के हस्बैंड रुद्रसेन वाकाटक, वो उनकी डेथ हो गई। और इस तरह से वाकाटक साम्राज्य, वाकाटक जो राज्य था, साम्राज्य तो नहीं, छोटा राज्य था, तो वाकाटक राज्य पे अधिकार हो गया प्रभावती गुप्ता का। और प्रभावती गुप्ता को कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे उनके पिताजी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इनमें इनकी लेकिन एक बढ़िया उपलब्धि रही, इन्होंने पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा और गुजरात में जो शक वगैरह थोड़े बहुत बचे थे, उन्होंने पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात से शकों को मार भगाया, पराजित करके खदेड़ दिया, लखेत दिया। और उन्होंने उज्जैन को दूसरी, पाटलिपुत्रा के अलावा उज्जैन को दूसरी, मध्य प्रदेश में उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। और उन्होंने पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में पहली बार, क्योंकि पहली बार जीता ही गुप्तों ने,
गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश को। तो इन्होंने व्यापार और वाणिज्य को आसान बनाने के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसे मालवा कहा जाता है, और गुजरात में भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। और चांदी के सिक्के, गुप्तास के चांदी के सिक्कों को रुप्यक कहा जाता था, रुप्यका, ठीक है ना। चांदी के सिक्कों को रुप्यका कहा जा रहा है। तो और इन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। और हम ये जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है पुराने लेक्चर्स में, कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये पहले शासक नहीं थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे। और पहला राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के कोई राजा थे, जिनका नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने शकों को हराया था। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में उन्होंने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी कि मैं विक्रमादित्य हूं। तो वो पहले विक्रमादित्य थे और उन्होंने मालव विक्रमी 57 ईसा पूर्व में मालव विक्रमी संवत भी चलाया था। वो पहले राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और कुल मिला जुला करके हमने पढ़ा पहले लेक्चर्स में कि कुल कितने विक्रमादित्य हुए। हमारे भारतीय इतिहास में कुल 14 राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन सारे 14 विक्रमादित्य शासकों में से ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही सबसे ज्यादा, सारे विक्रमादित्याज में से यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। और एक और भी महत्वपूर्ण बात की भाई, देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में चांदी के सिक्के चलाने वाले ये पहले शासक थे, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार जीता ही था, तो इसके पहले कहां से चला देगा कोई। और ये भी महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने, इनके दरबार में 9 महान विद्वान थे, इनको हम लोग कहते हैं 9 रत्न, 9 जूल्स, 9 रत्न हुआ करते थे, 9 जूल्स हुआ करते थे। और उन्हीं 9 रत्नों में से कालिदास संस्कृत के, शास्त्रीय संस्कृत के प्रकांड विद्वान, कवि, नाटककार, लेखक, और एक लेक्सिकोग्राफर यानी कि डिक्शनरी, शब्दकोश बनाने वाले विद्वान अमर सिंह। और अमर सिंह की डिक्शनरी जो शब्दकोश है वो कहलाती है अमरकोश, अमरकोश। और कालिदास। तो अब यहां देखिए, अगर मुझे यहां पे प्रश्न सेट करना हो या आपको करना हो, तो मैं चाहूंगा यहां पे प्रश्न बनाना 1 से कालिदास। तो अब कालिदास देखिए, संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास, क्लासिकल संस्कृत, शास्त्रीय संस्कृत, ठीक है। और कालिदास ने संस्कृत भाषा में 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य लिखा। तो नाटक जो है, देखिए, वो पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो राजन्या दुष्यंत और ऋषि विश्वामित्रा की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा मालविकाग्निमित्रम, जो मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की लव स्टोरी है, मालविकाग्निमित्रम। और तीसरा विक्रम और वशीयम, जो राजन्या विक्रम और स्वर्ग की अप्सरा, इंद्र भगवान के दरबार की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी है। तो ये 3 नाटक, और तीनों नाटक प्रेम कहानी, जैसे कालिदास को पता था कि ये जो प्रेम कहानियां होती ये नाटक ही तो होते हैं, ठीक है ना बाबू सोना। तो उन्होंने नाटक, तीनों नाटक के लिए प्रेम कहानियां लिया। बड़े समझदार जान पड़ते हैं कालिदास। मानव जो इमोशंस होते हैं ना, ह्यूमन इमोशंस, नवरस के
जानकारी और जितनी पकड़ कालिदास की मानव स्वभाव की थी, उतना पता नहीं लगता है कि भारतीय इतिहास में कोई ऐसा भी व्यक्ति हुआ होगा कालिदास से भी बड़ा, जो मानव स्वभाव के विषय में इतनी तगड़ी जानकारी रखता हो। ये लगभग नामुमकिन है। कालिदास से महान तो संस्कृत में तो कोई भी नहीं हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम और वशीयम, तीनों की तीनों प्रेम कहानी। फिर इसके बाद उन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की। इपिक लिटरेचर, बड़े बड़े काव्य, काव्य है मतलब गद्य नहीं, पद्य है, काव्य। और इसमें एक है रघुवंशम। रघुवंशम, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंश, रघुकुल, रघु का वंश, उनके पूर्वज हैं रघु का वंश, तो उनके विषय में है महाकाव्य रघुवंशम। और दूसरा है भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह, और इस विवाह से उत्पन्न कुमार कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण में कुमार कार्तिकेय को सुब्रमण्यम या मुरुगन भी कहा जाता है, उनको पूजा गया है। तो दूसरा कुमार संभव, तो रघुवंशम और दूसरा महाकाव्य कुमार संभव। और इसके अतिरिक्त कालिदास ने 2 छोटे छोटे पोएम्स लिखे, जिनको खंड बोलते हैं। खंड मतलब टुकड़ा, सेगमेंट, खंड काव्य। तो 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य। 2 खंड काव्य में मेघदूतम, मेघदूतम, मेघ मतलब बादल और दूतम मतलब मैसेंजर, मतलब व्हाट्सएप से मैसेज भेजना आज के जमाने की तरह, उसी तरह मेघों से संदेश भेजना कि मेघा रे मेघा संदेशा ले जा। तो इसमें एक कपल है और जो बाबू है वो नाराज हो जाता है और वो उज्जैन से हिमालय की तरफ चला जाता है, और जो लेडी होती है, लड़की होती है, वो सोचती है कि ऐसे कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे चला जाएगा, गया कहाँ पहले ये तो पता करें। तो मेघों को कह रही है, मेघा रे मेघा, जरा पता करके आ कि गया कहाँ, लोकेट करो उसका जीपीएस ट्रैकर है ये उस जमाने का मेघदूतम, क्लाउड्स एज द मैसेंजर। क्लाउड्स एज द मैसेंजर्स। तो आप इसको उस जमाने में पुरातन काल में, प्राचीन काल में जीपीएस ट्रैकर भी बोल सकते हैं कि मेघों से पता लगवाओ कि गया तो गया कहाँ आखिर, और ऐसे कैसे चला गया, ऐसे कैसे छोड़ दें, मेघदूतम। और दूसरा मौसम का बड़ा ही खूबसूरत विवरण, ऋतु, मौसम, सीजन, ऋतु संहार, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो यहां से प्रश्न बन सकता है और बनना ही चाहिए, यहां से तो अवश्य प्रश्न बनना चाहिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न, इनका दरबार 9 रत्नों से सुशोभित था, जिसमें कालिदास और अमर सिंह सबसे प्रमुख 9 रत्न थे। बाकी और लोग भी थे, शंकु, छपड़क, घटकर्पण जैसे और लोग भी, और भी महान विद्वान हुए। इसमें कोई वैद्य है, कोई नक्षत्रों का ज्ञाता है, इस तरह से। और एक और जगह जहां से प्रश्न बन सकता है, या अगर मैं पेपर सेट करूं तो मैं प्रश्न बनाना चाहूं, तो यहां से लास्ट ईयर यहां पे अभी जो प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ये बना था, जो रिजल्ट आया था ना उसमें ये बना, पिछले बार ये फाहियान पे सवाल बना, फाहियान। तो फाहियान जो है ना, ये एक चीनी यात्री है, और यात्री तो है ही है, और चीनी यात्री होने के साथ साथ ये बौद्ध भिक्षु भी हैं, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बौद्ध भिक्षु। तो अब सवाल ये उठता है कि ये भारत आए तो आए क्यों? अब ये इसलिए भारत आए कि इन्हें बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लिए कुछ शास्त्र ढूंढने थे, कुछ पुस्तकों की खोज करते हुए ये फाहियान भारत आए, उत्तरी भारत आते हैं। और ये जब भारत आए तो उस समय जो शासन है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही है, लेकिन ये यहां ध्यान रखिएगा, ये दरबार में नहीं गए हैं,
ये दरबार में नहीं गए हैं, बस खोज में आए हैं। ठीक है, तो ये जिस समय आए हैं भारतीय समाज में, भारत में, उस समय उत्तरी भारत पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही शासनकाल था। हाँ, ये बात अलग है कि फाहियान ने अपनी पुस्तक जो लिखी इन्होंने, उसका शीर्षक है फोकोकी। फोकोकी में इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में कुछ भी नहीं बताया है, यानी कि ये राजनीतिक विवरण नहीं दिया है, पॉलिटिकल इन्होंने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अब जो भी वजह रही होगी, चूंकि ये भिक्षुक थे और इनका मुख्य ध्यान ही किताबों की तलाश में था, तो ये सब बता रहे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में कुछ नहीं। हाँ, लेकिन पाटलिपुत्र के विषय में बता रहे हैं, ये पाटलिपुत्र के विषय में बता रहे हैं, पाटलिपुत्र नगर के विषय में बता रहे हैं, धार्मिक संस्थानों के विषय में बता रहे हैं, और वो नगरों का लेखा जोखा भी बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि लोग नगरों में आराम से आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, लोग सामान्य रूप से खुशहाल थे और मांस मदिरा से दूर रहते थे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, मतलब चोरी वोरी नहीं करते थे। ऐसा नैतिक रूप से मजेदार लोग थे। अब तो लोग घर खोद ले जाए, पूरा घर का घर गायब कर दें, पुल का पुल गायब कर दें, और उस समय देखिए कि लोग घरों में ताले नहीं लगा रहे हैं। ये बड़ी मजेदार बात है, बड़ा बढ़िया विवरण दिया है फाहियान ने। और इनका विवरण जो है वो है ओके, या हो सकता है कुछ और पढ़ते हैं उसको चाइना में। मुझे तो चाइनीज मंडेरियन नहीं आती, आप लोग को भी मंडेरियन नहीं आती है, तो ऐसे ही है जो मेरे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया कि ये भाई इसको फोको की बोलते हैं, वही मैंने आपको बता दिया। तो यहां से प्रश्न बन सकता है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 412 से 455। फिर स्कंदगुप्त क्रमादित्य है। हम लोग ज्यादा पॉलिटिकल पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग ज्यादा कल्चरल पे ही, देखिए हम लोग सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल पे ही फोकस कर रहे हैं अपने आप को। स्कंदगुप्त क्रमादित्य, तो स्कंदगुप्त ना ये अंतिम शासक, अंतिम का मतलब अंतिम महत्वपूर्ण, अंतिम शक्तिशाली शासक हुए, साबित हुए स्कंदगुप्त, जिनकी उपाधि क्रमादित्य थी। यहां पे एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सिक्के चलाए। तो हमें इस पे भी थोड़ी चर्चा करनी होगी। गुप्तों के द्वारा चलाए गए सिक्के, जो उन्होंने व्यापार वाणिज्य को आसान बनाने के लिए चलाया था। अब देखिए, जैसे गुप्तों के जो सोने के सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, अब ये स्वर्ण सिक्के रोमन साम्राज्य के, प्राचीन काल का, इनके समानांतर रोमन साम्राज्य के स्वर्ण सिक्के दिनारे या दिनारियस के तर्ज पर चलाए गए थे, दिनारियस के तर्ज पे चलाए गए थे। और मजे की बात है कि भार व शुद्धता में गुप्त स्वर्ण सिक्के, जिन्हें क्या कहा जाता था, दीनार, दीनार, गुप्त स्वर्ण सिक्के दीनार, रोमन स्वर्ण स्वर्ण सिक्कों के जैसे ही थे। तो इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए, गोल्ड कॉइन्स इशू किए, इन्होंने बिल्कुल रोमन गोल्ड कॉइन्स के जैसे कॉइन्स इशू किए, जैसे दिनारे या दिनेरियस, और नाम भी दीनार रखा हुआ है, दीनार। तो दीनार, नाम भी दीनार दे रहे हैं, तो गुप्त स्वर्ण सिक्के दीनार कहला रहे हैं। एक ये, ठीक। दूसरा,
गुप्तों ने एक और खास बात, गुप्तों ने सर्वाधिक बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, सर्वाधिक बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। यद्यपि कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मौर्योत्तर काल में कि कुषाण राजवंश के स्वर्ण सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास में शुद्धतम स्वर्ण सिक्के थे। तो जो शुद्धतम थे वो गुप्तास के नहीं थे, शुद्धतम यहीं पे लिख लेते हैं, स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, और एक और खास बात है कि इन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के, इनको नाम क्या दिया गया, रुपयक, इसी से रुपया बना, ध्यान देखिएगा, चांदी के स्वर्ण सिक्के रुपयक का प्रचलन कराया था। और इनके जो सिक्के थे ना वो बहुत शानदार थे, न्यूमिस्मेटिक एक्सेलेंस था इनके सिक्कों में, न्यूमिस्मेटिक एक्सेलेंस, अत्यधिक गुणवत्ता वाले सिक्के थे इनके। ये वेल शेप्ड थे, प्योर थे, सुघड़, शुद्ध और बड़ी संख्या में, आकार प्रकार एकदम सटीक, ये चलाए गए। तो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स में न्यूमिस्मेटिक एक्सेलेंस मिलता है, यानी कि बाद के वर्षों में गुप्तोत्तर काल में हमें इतने बेहतरीन स्वर्ण और चांदी के सिक्के देखने को दोबारा नहीं मिलेंगे गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, वो बाद में ही फिर मिलेगा, मुगलों के टाइम पे या फिर उसके आगे ब्रिटिश काल में, फिर नहीं मिलेगा इधर। ठीक है, और इनके जो सिक्के थे ना उन पे बहुत सारी तरह तरह की आकृतियां थी, देखिएगा जैसे ये यहाँ पे देखिए, तरह तरह से आकृतियां, तो अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है गुप्तों के विषय में इनके सिक्कों से ही। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये कहीं किसी किसी सिक्के पे वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीणा बजाते हुए, वीणा नहीं, वो वीणा से तार वाला वीणा, ये तो बांसुरी हो गया, श्री कृष्णा। ठीक है, कहीं पे अश्वमेध का घोड़ा बना हुआ है, कहीं पे राजा रानी बने हुए हैं, ठीक है ना, कहीं पे राजा रानी बने हुए हैं, कहीं पे शेर को मारते हुए दिखाया गया है, कहीं पे गेंडे को दिखाया गया है, कहीं पे युद्ध की कुल्हाड़ी पकड़े हुए राजा दिखाए अपने आप को दिखा रहे हैं। तो गुप्तों के स्वर्ण सिक्के बेहतरीन, और सिक्कों के प्रकार देखिए, सिक्कों के प्रकार, एक तो हो गया राजा रानी प्रकार, दूसरा शेर को मारते हुए, सिंह, लॉयन स्लेयर, सिंह निहंता प्रकार, युद्ध, बैटल एक्स कॉइन्स, युद्ध कुल्हाड़ी प्रकार, वीणा वादन प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो इस तरह से सिक्कों की ना वैरायटीज मिल रही हैं, और इनसे बहुत सारी हमें सिक्कों से
जानकारियां मिल जाती थी गुप्त राजाओं के विषय में कि वो क्या कुछ अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां या राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियां कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण है। ओके? और अर्थव्यवस्था तो बढ़िया चली रही थी, तभी तो इतने ज्यादा ढेर सारे सिक्के चला रहे हैं ना। अब एक चीज और देखिएगा, गुप्त काल में हमें पता चल रहा है कि शूद्रों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, सामाजिक ना सही लेकिन आर्थिक स्थिति सुधर रही है। उन्हें अब कृषि कार्य करने के लिए बोला जा रहा है, कृषि में इन्वॉल्व किया जा रहा है। रामायण और महाभारत और कुछ हद तक पुराण सुनने की अनुमति दी गई, यद्यपि कि वेदों का अध्ययन करने और सुनने की अनुमति शूद्रों को गुप्त काल में भी नहीं दी गई थी, लेकिन रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य और हिंदू पौराणिक ग्रंथ जो हैं उनको सुनने की अनुमति दी गई। अब उन्हें बोला गया कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं और कुछ घरेलू संस्कार संपन्न कर सकते हैं। हाँ, और 7वीं शताब्दी के बाद से शूद्रों को किस रूप में दिखाया गया? कृषकों के रूप में दिखाया गया है। लेकिन एक चीज और देखिए यहां पे कि एक दिक्कत दिख रही है कि यहां पर अनटचेबल्स का नंबर बढ़ रहा है। जिनको उस जमाने में अनटचेबल्स कहा जा रहा है, हम लोग ऐसा समझने के लिए बोल रहे हैं ना, उनकी संख्या बढ़ रही है। विशेष रूप से चांडाल जिन्हें कहा जाता है। तो चांडाल क्या होता है? चांडाल डेड बॉडीज को जलाते हैं शमशान घाट पे। और ये बात फाहियान खुद अपने विवरण में बता दे रहे हैं फोकोकी में। बस एक और दिक्कत आ रही है, पितृ सत्तात्मकता बढ़ रही है, पैट्रियार्की बढ़ रही है, मेल डोमिनेशन बढ़ रहा है। तो मेल डोमिनेशन बढ़ने से महिलाओं को फिर वस्तुओं के रूप में, कमोडिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, देखा जाएगा। और उच्च जातीय स्त्रियां थी उनको जीवन के अवसर नहीं मिलेंगे। निम्न जाति स्त्रियों को तो फिर भी स्वतंत्रता और जीवन के अवसर मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो सर्वाइवल की दिक्कत है। भैया कुछ काम धाम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? भूखों मर जाएंगे। तो निम्न जाति स्त्रियों को स्वतंत्रता अधिक मिल रही है और उनको आजीविका भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। उच्च जाति स्त्रियां बंधन में रहेंगी, घूंघट में रहेंगी। ये सब दिक्कतें, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें शैक्षणिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, राजनीतिक और धार्मिक संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। और गुप्त काल से ही हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और एक गुप्त राजा भानुगुप्त हैं। तो भानुगुप्त का 510 ईस्वी का मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त एक लेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो इस समय हमें सती प्रथा के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल रही है कि गुप्त काल में जो सेकेंड हाफ है, डाउनफॉल वाला पीरियड, वहां पर हमें सती प्रथा के एविडेंस मिल रहे हैं। और बाहर से नहीं, खुद गुप्त राजा ही, भानुगुप्त ही अपने शिलालेख में सती प्रथा का विवरण दे रहे हैं। लिखित विवरण है 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख। है। और अगर हम प्रशासन को देखें तो प्रशासन, गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया है, प्रांत, और प्रांतों को देश या भुक्ति कहा जा रहा है। और राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता था, जिन्हें ऊपरिक कहा जाता था। ऊपरिक महाराज, ऊपरिक गवर्नर। तो प्रांत जो है वो देश या भुक्ति और गवर्नर ऊपरिक। ठीक है, ऊपरिक कहा जाएगा। ऊपरिक के साथ एक और जुड़ेगा, ऊपरिक महाराज, क्योंकि ऊपरिक ना ये जिला प्रशासन में भी है। तो ऊपरिक जिला प्रशासन में भी है और ऊपरिक गवर्नर भी है। तो ऊपरिक गवर्नर जो, उनको ऊपरिक महाराज कर देते हैं। ठीक है। और प्रांत बटे हुए हैं जिला में। ठीक है। और जिला में डीएम जो है वो विषय, जिला या विषय, और डीएम को बोल रहे हैं विषयपति। ठीक है, विषयपति। और जिला और गांव के बीच में तहसील है। तहसील को कहते थे वीथी, वीथी आज के तहसील के जैसे। और जो तहसील में तहसीलदार है उसे कहेंगे वीथी महत्तर। वीथी महत्तर कहा जाता था। ये आपको प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिली। और जो शहर थे कॉमर्शियल टाउन्स, तो कॉमर्शियल टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा अलग चल रहा है।
कॉमर्शियल टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए 5 लोग मिलके चलाएंगे, 5 अधिकारी। जैसे ये कॉमर्शियल टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपरी का नगर श्रेष्ठिन, सार्थवाह या मुख्य कारवां व्यापारी जो सामान लेके चलते थे उनका देखरेख करने वाला, प्रथम कुलिक या मुख्य व्यापारी और प्रथम कायस्थ। ये 5 लोग, ऊपरी का, नगर श्रेष्ठिन, सार्थवाह, प्रथम कुलिका और प्रथम कायस्था, ये 5 लोग होते थे जो कॉमर्शियल टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे। आर्थिक गतिविधियां, मुख्य रूप से आर्थिक। ये सामान्य प्रशासन, ये जो आपने लिखा ना, ये जो लिखा हुआ है, ये तो ये जो हमने बंटवारा दिखा, ये तो सामान्य प्रशासन है भाई, ठीक है। और गुप्त सूत्रों में राजस्व प्रशासन का भी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की भी जानकारी हमें मिल रही है। जैसे अक्ष पटालाधिकृत रॉयल रिकॉर्ड कीपर थे, रॉयल रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना। शाही अभिलेख रक्षक, पुस्तपाल लैंड ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखते थे कि ये जमीन किसके नाम पे, ये जमीन इनके नाम पे गई, ये सारा रिकॉर्ड रहेगा। तो पुस्तपाल लैंड ट्रांसफर का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। अक्षपटालाधिकृत रॉयल रिकॉर्ड कीपर होते थे। और टैक्सेस, कई तरीके के टैक्सेस हैं, जैसे टैक्स कर, बलि, उद्रंग, ऊपरी कर, हिरण्य कर, जैसे कई प्रकार के टैक्स लोगों पे लगते थे। एक टैक्स है जैसे भाग, भाग है कि कृषि उपज में राजा कितना हिस्सा लेगा किसान से। तो नारद स्मृति, लॉ बुक है उस जमाने की, लॉ बुक है, नारद स्मृति से पता चलता है कि राजा कृषकों की उपज में से 1/6 भाग लेगा, 1/6 भाग। और भोग जो है टैक्स, वो राजा को समय समय पे फल फूल, गुलदस्ता, लकड़ी, जलावन आदि की व्यवस्था, जैसे भोग लगाते हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं, डाइनिंग, खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, उसी तरह से राजा का भोग। तो जो भी हमारे पास है फूल पौधा, वो राजा को दे दिया, कुछ सामान है वो गिफ्ट करना, राजा को गिफ्ट कर दिया, ठीक है वो। और ऊपरी का एक ऐसा टैक्स है जो किराएदार किसान पे लगता था। क्या मतलब किराएदार किसान पे लगता था? जैसे देखिए, मैं एक किसान हूं मान लीजिए, और मेरे पास जमीन नहीं है, आपके पास ज्यादा जमीन है, और मैंने आपसे कहा कि माई बाप 10 बीघा जमीन किराए पर दे दीजिए हमका, हम वो खेती कर ले। तुम्हारे पास तो बहुत जमीन बा, हम वो खेती कर ले थोड़ा बहुत जमीन पे। तो आपके पास मालिक बहुत जमीन है, आप मेरे को 10 बीघा किराया पर दे दीजिए, और मैं आपको ना उसका किराया चुका दूंगा, किराया चुका दूं। जैसे मकान लेते हैं ना किराए पे, तो मकान का किराया देते हैं, वैसे जमीन किराए पे ले ले तो उसका किराया देंगे। अब जो मैं किराया आपको दूंगा उस पर भी राजा कुछ टैक्स, जीएसटी, थोड़ा सा जीएसटी लग जाएगा, 4%, 6%, 8%, 10%। तो राजा उस पर भी, वो किराए पर भी थोड़ा सा टैक्स वसूल लेगा, ठीक है। उसी को ऊपरी कर कह रहे हैं। और इधर जब देखिए दूसरी तरफ कि अमरकोश, ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे ही, अमर सिंह, इन्होंने शब्दकोश बनाया था अमरकोश। उन्होंने 12 प्रकार की भूमि कार्यकाल और भूमि उपायों की सूची दी है। जैसे उर्वर भूमि उपजाऊ, ऊसर भूमि बंजर जिसपे कुछ नहीं होगा, अप्रहत खाली पड़ी हुई, परती खाली पड़ी हुई जमीन को अप्रहत कहते थे। जनसंख्या कम, जमीनें ज्यादा, तो खाली पड़ी हुई है, परती पड़ा हुआ है, अप्रहत। कीचड़ वाली जमीन को पंकिल कहते थे, और खेती वाला खेत, मतलब जिस खेत में, जिस जमीन पे खेती हो रही हो, उसको क्षेत्र कहा जाता था, क्षेत्र यानी कि खेत। और फिर गुप्तों का पतन हो जाता है। तो 5वीं शताब्दी जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो गुप्तों का पतन हो जाता है आंतरिक संकट और बाहरी कारकों से। और आंतरिक संकट क्या, देखिए कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम नहीं, अंतिम शक्तिशाली सम्राट सिद्ध होता है। और इन्हीं के टाइम पे, स्कंदगुप्त के टाइम पे, बाहर से हूण नामक आक्रमणकारियों का बड़ा भीषण आक्रमण हुआ। हूण बड़े खतरनाक थे, और हूणों ने अटैक किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने पीछे ढकेल दिया, रेपेल किया, पीछे ढकेल दिया। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद के जो उत्तराधिकारी निकलेंगे ना, वो इतने कमजोर निकल जाएंगे कि वो हूणों के आगे होने वाले अटैक को नहीं झेल पाएंगे।
रोक ही नहीं पाएंगे और हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण बन जाएगा। इसके अलावा जो रॉयल फैमिलीज हैं, रॉयल फैमिलीज के आंतरिक झगड़े, आपस के षड्यंत्र, शाही परिवार के षड्यंत्र, ये भी उनको कमजोर कर रहे हैं। इसके अलावा जो जब राजा बाद में गुप्त राजा स्कंदगुप्त के बाद कमजोर पड़ने लगे, तो जब देखिए राजा कमजोर पड़ेगा ना, तो राज्यपाल या प्रांतपति जो होते हैं, गवर्नर, वो मजबूत होने लगेंगे। तो इससे राजा की सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी और साम्राज्य का पतन होने लगेगा। और जब राजा के पास टैक्स कम आएगा, संसाधन कम आएंगे, तो सेना भी तो कमजोर हो जाएगी और सेना कमजोर होगी तो कैसे काम चलेगा। और इसके अलावा सीमावर्ती, जैसे मौर्यों की भी एक गलती थी और गुप्तास की भी, कि कभी भी हम लोग सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते थे, जबकि चाइना वालों ने चीन की दीवार बना दी थी, हमने कोई भारत की दीवार जैसी कोई दीवार कभी खड़ी ही नहीं की। तो हमेशा से आक्रमणकारी हमारे पे अटैक करते रहते थे, भारत पे अटैक हुआ है, चीन की तरफ अटैकर्स नहीं गए हैं, वो भारत की तरफ हमेशा अटैक किया, क्योंकि अशोक के समकालीन ही चीन के एक सम्राट थे सी वांगटी, तो सी वांगटी ने चीन की दीवार बनवाना प्रारंभ कर दिया था। सम्राट अशोक को ऐसा नहीं लगा, या मौर्यास को कभी ऐसा नहीं लगा कि भारत की भी एक महान दीवार बना देना चाहिए, ताकि उधर से जो आक्रमणकारी भारत पे अटैक करते थे वो अटैक ना करें। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के नेग्लिजेंस ये हमें हमेशा से भारी पड़ी है, चाहे गुप्त हो या उनके पहले या उनके बाद भी हो, फिर चाहे गोरी हो, चाहे गजनवीड्स हो, तुर्की आक्रमणकारी हो या कोई भी। तो बाहरी कारक देखिए, पुष्यमित्रों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण, इसने गुप्त साम्राज्य की नींव को उखाड़ दिया। इधर मध्य प्रदेश के एक शासक यशोवर्मन था, मालवा का, मध्य प्रदेश का, उसने महान शक्ति ग्रहण की, उसने अपने आप को ताकतवर बनाया और गुप्त सेना को हराया। और उधर वाकाटक जो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने भी गुप्ता से कई क्षेत्र छीन लिए और अंत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और ये प्राचीन भारत का अंतिम साम्राज्य सिद्ध होता है। और इसके बाद जो 7वीं 8वीं शताब्दियां हैं, उसके बाद का काल वो जो गुप्तोत्तर काल कहलाता है, गुप्तोत्तर काल। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गुप्ता एम्पायर एंड इट्स वेरियस फैसेट्स। तो गुप्त साम्राज्य पे हमारी आज की ये चर्चा समाप्त हुई। गुप्तोत्तर काल के विषय में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, आपका फैकल्टी में जावेद हक। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना खूब अच्छे से मेहनत करिएगा, पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा और नोट्स जरूर डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। उसको कई बार पढ़िए, 8 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15-20 बार पढ़िए। संभव बनाइए अपने चयन को, अपने सिलेक्शन को। हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आप भी जी तोड़ मेहनत करेंगे। हमारे आपके सम्मिलित प्रयास से आप लोगों का चयन अवश्य होगा। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा दोहराना पड़ेगा, थोड़ा MCQs देखना पड़ेगा, PYQs देखना पड़ेगा, ये सब काम भी करते रहिएगा साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा। थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।